हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी 2.0। आज हम पढ़ने वाले हैं गोल्जी बॉडी के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो आइए दोस्तों, गोल्जी बॉडी के बारे में समझते हैं। तो हमने कोशिका के एक अंग यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ लिया है। अब दूसरे अंग गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि एक कोशिका की संरचना दिखाई थी जिसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में कुछ उसी के समान एक संरचना और दिखाई दे रही थी, नलिकीय प्रकार की, जिसको हम गोल्जिकाए बोलते हैं। तो आइए इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। उच्च पादप व जंतुओं की कोशिकाओं में अंतःप्रद्रव्य जालिका से जुड़ी महीन कण रहित चिकनी नलिकाओं का गुच्छा पाया जाता है। इसे गोल्जिकाए या गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ईआर के बारे में तो आप पढ़ चुके हो। तो जो ईआर होती है उसी के साथ में ये जुड़ी हुई होती है। जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उसी से आगे गोल्जी बॉडी का निर्माण होता है और इसको हम गोल्जिकाए या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो सबसे पहले गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? जो कैमिलो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1898 में सबसे पहले जो उल्लू होता है उसकी तंत्रिका कोशिकाओं में गोल्जिकाए की खोज की। और इसके कुछ और भी नाम है। इसको हम लिपोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या डिक्टियोसोम भी बोलते हैं। सभी यूकैरियोटिक सेल्स में उपस्थित होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स परिपक्व चालनी नलिका व आरबीसी में अनुपस्थित होते हैं। तो इसी प्रकार एंडोप्लाज्मिक जो ईआर थी हमारी, वो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स और आरबीसी में अनुपस्थित थी। उसी प्रकार ये गोल्जी बॉडी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स और आरबीसी में और परिपक्व चालनी नलिका यानी कि जो फ्लोएम उत्तक होता है उसके 4 भाग होते हैं, जिसमें एक चालनी नलिका होती है, उसके अंदर भी यह अनुपस्थित होती है। तो आइए देखते हैं इसकी संख्या के बारे में। सामान्यतः एक कोशिका में एक ही गोल्जिकाए पाया जाता है, परंतु पादप कोशिकाओं में अनेक उपस्थित हो सकते हैं। वैसे तो ये एक सेल में एक ही होते हैं, लेकिन जो प्लांट सेल होते हैं उनके अंदर बहुत सारे, एक सेल में बहुत सारे गोल्जी बॉडी भी हो सकते हैं। किसी में एक भी हो सकता है, किसी में 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आगे देखते हैं इसकी संरचना के बारे में। गोल्जिकाए का निर्माण चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका से होता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी हमारी, उसके द्वारा निर्माण होता है इसका। तो ये देखिए इसकी संरचना, आपको ये थोड़ी थोड़ी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसी दिखाई दे रही होगी, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है। तो ये एससीआर से निर्मित है। ये जो आपको संरचनाएं दिख रही है नली की है समांतर रूप में, इनको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। और इसके पास में ये कुछ गोल गोल संरचनाएं दिख रही है, ये वेसिकल्स है। ये स्त्रवण कणिकाएं होती है, जो बहुत सारी स्त्रवण कणिकाएं मिलके बड़ी स्त्रवण कणिकाएं बनाती है। गोल्जिकाए के भी 2 पार्ट्स होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक तो जो उत्तल आकार का जो इसका हिस्सा होता है उसको हम सिस फेस बोलते हैं या निर्माणकारी फेस बोलते हैं। और जो इसका अवतलाकार स्थिति होती है, ये अवतलाकार है, इसलिए इसको हम ट्रांस फेस बोलते हैं, यानी परिपक्व या मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। तो ये थी इसकी संरचना। इसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। तो आइए दोस्तों, गोल्जिकाए के भागों के बारे में पढ़ते हैं। इसके भी 3 भाग होते हैं। इसमें फर्स्ट जो पार्ट है इसको सिस्टर्नी बोलते हैं। वैसे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी उसके फर्स्ट पार्ट को हम सिस्टर्नी बोलते हैं, इसमें भी सिस्टर्नी ही बोलते हैं। लंबे तंतु अथवा डिस्क रूपी या नलिकीय यानी नलिका के समान होता है ये, और कणिका रहित ईआर के समान संरचना।
कणिका रहित ईआर के समान संरचना 3 से 12 तक की संख्या में एक के ऊपर एक स्थित। ये जो सिस्टर्नी होते हैं, मैंने आपको संरचना दिखाई थी, वो इस प्रकार से कुछ एक दूसरे के ऊपर समांतर क्रम में स्थित होती है। दोहरी कला युक्त रचनाएं होती है ये सारी। तो गोल्जी बॉडी भी एक दोहरी कला युक्त अंगक है। लंबी नलिकार समांतर रचनाएं होती है, ईआर से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि इसका निर्माण भी ईआर के पार्ट एसईआर से होता है, इसलिए ईआर से जुड़ी होती है। प्याले नुमा करती है, क्योंकि ये थोड़ी बाहर की ओर मुड़ी हुई होती है, इसलिए ये प्याले नुमा आकृति होती है इनकी। उत्तल सतह को सिस फेस और अवतल सतह को ट्रांसफेस कहते हैं। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, थैलेनुमा या वेसल्स। ये भी ईआर के समान, इसमें भी वेसल्स होते हैं। ये बड़े व गोलाकार या गोल्जी बॉडी के परिपक्व स्थानों पर पाई जाती है। स्रावी आशयों के संयुग्मन से इनका निर्माण होता है। तो ये बड़ी वेसल्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। जो वेसल्स होती है वो छोटे छोटे, जो मैंने आपको गोले से दिखाए थे, छोटे गोले होते हैं, स्रावी वेसल्स होते हैं। ये सारे मिल के बड़े वेसल्स का निर्माण करते हैं। सूक्ष्म कोशों का समूह या गुच्छा इसका थर्ड पार्ट है। ये भी कुछ वेसल्स के समान ही होते हैं। इनको देखते हैं। लगभग 60 एंगस्ट्रॉम व्यास की छोटी बूंदों सदृश संरचना, जिसको मैं आपको बता रही थी कि ये स्रावी है, स्रावी कण है, वही उनको हम सूक्ष्म कोश का समूह या गुच्छा बोलते हैं। सिस्टर्नी के मुकुलन द्वारा निर्मित होते हैं। मुकुलन यानी कि छोटा सा पार्ट सिस्टर्नी से अलग होके धीरे धीरे अलग हो जाता है और अलग बॉडी का निर्माण करता है। उसी प्रकार ये छोटी सिस्टर्नी का एक भाग अलग होके ये गुच्छों का निर्माण करता है। स्रावी पदार्थ इन्हीं में संग्रहित रहते हैं। कुछ एंजाइम्स, कुछ प्रोटीन्स वगैरह इनके अंदर रहते हैं। अंत में ये कण जाइमोजन के कण या लाइसोसोम में बदल जाते हैं। तो ये आगे जाके लाइसोसोम में चेंज हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, गोल्जी बॉडी के रासायनिक संगठन के बारे में पढ़ते हैं। लाइपोप्रोटीन की बनी कला होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी लाइपोप्रोटीन की बनी हुई थी कला, इसमें भी यही बात है। प्रोटीन व वसा का अनुपात क्रमशः 60 व 40 है। तो इसमें प्रोटीन है वो 60:40 के रूप में पाया जाता है। इसमें कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। फास्फोलिपिड, लेसिथिन व सिफिलिन के रूप में उपस्थित होते हैं। तो आइए इसके कार्यों के बारे में पढ़ते हैं आगे। कोशिका स्त्रवण का निर्माण या कोशिका स्त्रव की फैक्ट्री के बारे में, फैक्ट्री बोलते हैं इसको। फर्स्ट है कोशिका स्त्रवण का निर्माण, यानी इसको कोशिका स्त्राव की फैक्ट्री भी बोलते हैं। तो कोशिका में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका स्त्रावण के लिए कुछ एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। तो वो ये गोल्जी बॉडी है, यही प्रदान करते हैं, जिसके कारण ये कोशिका स्त्राव की फैक्ट्री कहलाता है। सांद्रण का कार्य करते हैं, यानी कि कुछ इसमें कण पाए जाते हैं, जैसे विलीन के, कुछ प्रोटीन के, तो उनके सांद्रण यानी कि उनको गाढ़ा करने का काम करते हैं, वेसिकल्स के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं। अवशोषण का कार्य, जैसे कुछ पदार्थ कोशिका के अंदर पाए जाते हैं जिनको ये अवशोषित करके वेसिकल्स के रूप में स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वसा, एंजाइम आदि का संग्रहण। जो वसा है, एंजाइम है, इन सभी का संग्रहण यानी स्टोर करके रखते हैं इन सभी को। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, यानी अगर कोशिका में किसी कार्य को करने के लिए, इनमें किसी कार्य को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं और एटीपी निर्माण करते हैं। सल्फर समूह का कार्बोहाइड्रेट के साथ संयोजन इन्हीं में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का उत्तेजन, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो
उसके अंदर जो ये श्वसन क्रिया द्वारा जो एंजाइम स्रावित होते हैं और जो एटीपी निर्माण की जो क्रिया है इसको शुरू करने के लिए ये प्रेरित करता है या इसको सक्रिय करता है। लाइसोसोम का निर्माण, ये तो आपने पढ़ ही लिया है कि जो हमारा लास्ट वाला पार्ट होता है, स्रावी कोशिकाएं होती है, भी ये आगे जाके लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। और एक्रोसोम का निर्माण, जब स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन क्रिया होती है उसके दौरान जो स्पर्म होता है उसके ऊपर एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी द्वारा किया जाता है। कार्टिलेज निर्माण में सहायक कुछ कार्टिलेज एंजाइम होते हैं, उनके निर्माण में ये सहायता करता है। और पैक्टिक पदार्थों का निर्माण, कोशिका भित्ति के अंदर कुछ पैक्टिक या हेमीसेल्यूलोज जो पदार्थ पाए जाते हैं उनके निर्माण में गोल्जी बॉडी सहायता करती है और साथ में कोशिका भित्ति निर्माण में भी सहायता करती है। तो दोस्तों ये थे इस गोल्जी बॉडी के कार्य। तो वीडियो कैसी लगी, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू दोस्तों।